वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर का टॉपिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हम लोग कवर करेंगे मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं और ओवरऑल में क्या क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहला है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, सेकेंड लिमिटेड लाइबिलिटीज़, कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारा है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, नेक्स्ट डिस्पर्जल ऑफ ऑनरशिप एंड लास्ट हम लोग का है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अब अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसके डेफिनेशंस में ही पढ़ा था कि जो भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो लोग अपने शेयर्स इशू करते हैं, अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके शेयर इशू करते हैं। किसको? जनरल पब्लिक को। तो इनके पास अपना कैपिटल अर्न करने के लिए या कैपिटल पाने के लिए पूरे जनरल पब्लिक है, जिसकी वजह से इन लोगों के पास जो कैपिटल होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, चलिए। The biggest advantage of company form of business is that it can collect a large amount of capital by issuing of general public। ठीक है, जनरल पब्लिक से इशू करके ये लोग लार्ज अमाउंट कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। The people having small swings can also buy the shares of company because the value of share is very small। जो एक छोटा से छोटा सेविंग वाला आदमी होता है ना, यहाँ पे मैंने स्विंग पढ़ दिया, सेविंग, जो कम अमाउंट भी सेव करता है वो भी शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर्स का दाम बहुत कम होता है। किसी शेयर्स का दाम 10 रुपीज़ होगा या 100 रुपीज़ होगा पर शेयर। तो ऐसे टाइम पे ये लोग 1000 शेयर या 100 शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, आगे पढ़ते हैं। Apart from share capital, the company can collect funds by raising loan for financial institutions and by issue of debenture and other securities। अब जैसे कि जब आप लोग आगे पढ़िएगा ना, देखिएगा कि इन लोगों का एक लिमिट होता है कि इतना ही शेयर इशू कर सकते हैं। अब उससे ज़्यादा भी अगर इन लोगों को कैपिटल की ज़रूरत है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर इसके अलावा ये लोग डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं या अदर भी कोई सिक्योरिटीज़ को इशू करके अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका नेक्स्ट एडवांटेज भी ये है कि जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उन लोग सब की लाइबिलिटीज़ जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, यानी कि जितना पैसा ये लोग लगाए हैं बस उतना ही डूबेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें मैंने पिछली बार भी दिया था कि अगर कोई बंदा 10 रुपीज़ वाले 1000 शेयर्स को ख़रीदता है, यानी कि उसने टोटल अमाउंट कितना लगाया है इसमें, 10,000। तो ये अगर फ़र्ज़ से कि कंपनी में कोई लॉस होता है तो क्योंकि ये एक शेयर होल्डर है तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ लॉस कितना होगा, 10,000 का, बस लिमिटेड। इसके अलावा इसकी पर्सनल एसेट्स पे कोई भी हक या कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। Limited liabilities, the liabilities of members of the company is limited to the extent of their share capital contribution in the company। जितना कंपनी में शेयर कैपिटल इशू करेंगे, मतलब जितना कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही इन लोगों का लाइबिलिटी रहेगा। The limited liability attracts many people to invest their money in company form of business। क्या बोलता है, जब लिमिटेड लाइबिलिटी है तो जिनकी सेविंग्स भी कम होती है ना, तो वो भी इसमें अपने पैसे को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है, उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। एज इन केस ऑफ लॉस, द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी क्रेडिटर क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूटी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे हमारा पार्टनरशिप था या सोल प्रोप्राइटरशिप था, इसमें अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता या किसी की डेथ हो जाती या इनकैपेबल रह जाता तो ऐसे में पूरी कंपनी, हमारा जो बिज़नेस था, कंपनी नहीं, जो हमारा बिज़नेस था वही बंद हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बिज़नेस है वो बंद नहीं होगा, चाहे इनके जो मेंबर्स हैं उसके डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए। इससे कंपनी के
एसेट्स, इससे कंपनी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि जो हमारी कंपनी है ना, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो यानी कंपनी तो अलग है। इसलिए देखिए, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन एज इट हैज़ सेपरेट एग्जिस्टेंस। इट इज़ फॉर्म्ड बाय लॉ एंड कैन एंड बाय लीगल प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग अप ओनली। देखिए, लॉ के द्वारा बनाया जाता है और इसको बंद करने के लिए भी हम लोग को लीगल ही काम करना पड़ेगा। इसका जो प्रोसीजर होगा वो लीगल होगा। द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। किसी भी मेंबर्स के इंसॉल्वेंट या डेथ या कैपेबल ना रहने से हमारा जो कंपनी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। हमारा नेक्स्ट क्या है? इफ़िशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारी कंपनी होती है उसके पास क्या होता है? कैपिटल ह्यूज होता है, फंड्स इसके पास अच्छे होते हैं, इसलिए ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने पास रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसको अपॉइंट कर सकते हैं और अपने काम को अच्छे वे में करवा सकते हैं। इससे क्या होता है? जो इनका मैनेजमेंट होता है वो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास अच्छे पैसे तो वो तो यही ना चाहेगा कि उसकी कंपनी अच्छे से चले। तो सिंपल सी बात है, जब एक कंपनी के पास ह्यूज फंड होते हैं तो वो एक प्रोफेशनल को, ये एक प्रोफेशनल नहीं, वो प्रोफेशनल्स को ही हायर करते हैं। इससे क्या होता है? जो हमारा मैनेजमेंट है कंपनी का वो बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Company form of business has huge funds at its disposal. It can easily afford to hire professional experts to perform managerial and other activities of the organization. Organization के managerial और other activities जो है फिर वो अच्छे से करवा सकता है। किसके बनिस्बत? क्यों? क्योंकि इसके पास इतना फंड है कि ये अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है। ठीक है, the expert and specialized people improve the efficiency and working of the company। जो एक अच्छा, मतलब कि जो हमारा कह सकते हैं ना कि एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिससे कि वो कंपनी की एफिशिएंसी और वर्किंग को अच्छा कर देते हैं, वर्किंग को बढ़ा देते हैं और हमारा कंपनी जो है वो अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब जैसा कि कंपनी के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो इससे क्या है कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ती रहती है और अगर उसको अपना ब्रांच कहीं और खोलना है तो इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे पास ह्यूज फंड है। देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपेंस करने के लिए, अपना ब्रांच खोलने के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है वो होता है फंड्स का। फंड कि फ़ंड कहाँ से लाएं। तो इस टाइम पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि यहाँ पे तो पैसे हैं। चलिए देखते हैं। इफ़ in company form of business there is more scope for growth and expansion. The company has large financial resources and their rate of profit is also high. यहाँ के profit भी high रहते हैं. They can easily use large amount of accrued or retained profit for expansion and growth. मतलब कि हर एक कंपनी प्रॉफिट्स में से कुछ रिटेन अर्निंग करके रख लेती है, तो उसका ये लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं अपना एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारा है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा था कि एक बंदा है जिसने 10 रुपीज़ वाले 1000 शेयर्स खरीद लिए हैं। कितने का ख़रीदा था? 10,000 का। अब ऐसा सोचो कि उसे अब पैसे की ज़रूरत हो गई है, अब वो क्या करेगा ऐसे में? तो ऐसे में वो अपने शेयर्स को बेच देगा किसी और को और इसमें कोई भी दिक्कत उसे नहीं आएगी। तो ऐसे में इजी ट्रांसफरेबिलिटी होता है इसके शेयर्स का, जिससे कि कोई भी आदमी शेयर्स को ख़रीद और बेच सकता है, जिसकी वजह से सब फंड भी लगाने में सक्षम रहते हैं कि जब भी पैसे की ज़रूरत होगा तो हम अपने शेयर्स को बेच देंगे। चलिए देखते हैं। द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ईजली ब्राउट एंड सोल्ड इन द मार्केट। इफ़ द ओनर ऑफ शेयर is in need of cash, he can easily sell the share and get cash। आराम से बेच के पैसा ले लेगा। The easy transferability of shares brings liquidity of investment। क्या होता है? easy transferability होता है ना शेयर का, तो क्या होता है? लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी होता है, मतलब आराम से ट्रांसफ़र रहता है, तो उस
बेचने और ख़रीदने में आसानी होती है, ठीक है। एट एनी टाइम द शेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड द सेम अमाउंट कैन बी यूज टू बाय द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। हो सकता है कोई इन्वेस्टर हो, उसको लग रहा है कि इस कंपनी में मैंने 10,000 लगाए हैं लेकिन मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, वो इस शेयर को बेच के तुरंत दूसरी कंपनी की भी शेयर खरीद सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए, जनरल पब्लिक हैज़ मोर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन कंपनी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि पार्टनरशिप में जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है, लेकिन कंपनी में ज़्यादा होता है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कंपनीज पब्लिश देयर एनुअल अकाउंट्स। हम लोग पार्टनरशिप में पढ़े थे कि वो लोग अपने एनुअल अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को भी नहीं और फ्यूचर प्लान्स को भी नहीं बताते हैं, लेकिन एक कंपनी को बताना पड़ता है। तो इसलिए जो जनरल पब्लिक है उन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो कंपनीज पे ज़्यादा होता है, ठीक है। Based on the financial soundness and profit earning rate, public can plan to invest in the securities of different companies। अलग अलग कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लोग प्लान कर सकते हैं, आम जनरल पब्लिक। नेक्स्ट क्या हमारा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है इसमें। क्योंकि वोटिंग के थ्रू क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट जो होता है ना वो चुना जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा किससे चुना जाता है, इलेक्शन होता है कंपनी में। इससे क्या होता है कि कोई भी काम आसानी से होता है और आराम से हमारे जो भरोसेमंद लोग हैं वो वहाँ पे बैठे हैं, समझे। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। All the decisions are taken by calling board meeting where all the directors get voting rights, ठीक है। In this way the company can run in the best interest of majority of shareholders। अब जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है कोई किसी भी डिसीजन लेने से पहले, और 1 1 वोट देता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हाँ ये वाला फैसला ठीक है तो उसके जिस तरफ ज़्यादा वोट बस हाँ या ना हो जाता है, समझे। नेक्स्ट डिस्पर्सल ऑफ ऑनरशिप। देखिए, ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर कंसिडर्स एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सब कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु बाय शेयर ऑफ द कंपनी, दस द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी ऑपरेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन अ फ्यू हैंड्स। जो भी हमारा कंपनी के पास बेनिफिट्स आ रहा है वो इतना लार्ज नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कम लोगों के हाथ में नहीं है, समझे। इसलिए सिंपल सा बात है, जितने भी बंदे शेयर खरीदेंगे यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, Large companies generally perform social responsibilities by contribute a large fund for welfare activities such as by establishing school, colleges, hospital, training centers etc. जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना वो लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। और ये क्या काम करती हैं भाई, तो स्कूल खोल लेती हैं, कॉलेजेस खोल लेती हैं, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा डीमेरिट या डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई। सबसे पहला है हमारा लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजंस। फिर है हमारा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट्स। नेक्स्ट है हमारा ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा अनहेल्दी स्पेकुलेशन। नेक्स्ट है हमारा सोशल इविल्स और लास्ट है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे इसको कवर करते हैं। सबसे पहले है हमारा लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। देखिए क्या बोलता है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। जो इसका रजिस्ट्रेशन का है पूरा प्रोसीजर वो बहुत लेंदी होता है और उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी completed, मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड।
बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना पड़ता है, सबमिट करवाना पड़ता है। वेरियस परमिशंस हैव टू बी ऑब्टेन, बहुत सारे गवर्नमेंट से परमिशन भी लेने पड़ते हैं क्योंकि हम एक लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हैं। द परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ एक्सपर्ट आर हायर्ड, अब ये सारे काम करने के लिए किसको हम लोग हायर करते हैं? एक्सपर्ट्स को। हु चार्ज हाई फीस, अब जाहिर सी बात है एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा पैसे ही लेगा, तो इससे क्या होता है कि इसमें ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाता है। इवन रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पेड टू द रजिस्ट्रार, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन फीस भी देना पड़ता है किसको? रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। अब सिंपल सा बात है, देखिए एक था कि मेरा खुद का बिजनेस है, हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे, वो सारा प्रॉफिट मेरा होगा। और एक यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो क्या उससे एम्प्लॉयज़ को कोई मतलब है? नहीं। एक टाइम पे जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना सा कोई भी हो वो अपना ही ना देखेगा, बोलेगा हम काम कर रहे हैं और प्रॉफिट तो हमको मिल ही नहीं रहा एक्स्ट्रा, तो हम क्यों एक्स्ट्रा काम करेंगे। इससे क्या होता है ना कि मोटिवेशन की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हम लोग का वर्क और रिवॉर्ड में, कोई भी डायरेक्ट है ही नहीं रिलेशनशिप। इस वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है, मोटिवेशन की यहाँ पे कमी हो जाती है। कंपनी इज़ नॉट मैनेज बाय ऑनर्स बट इट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स, प्रोफेशनल इसको मैनेज करते हैं। दीज मैनेजर्स गेट सैलरी फॉर देयर सर्विसेज, सो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, एफर्ट्स और रिवॉर्ड में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं। द इंक्रीज इन कंपनीज प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ मैनेजर्स, अगर हमारी कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इससे हमारे जो सैलरी आने वाली है उसमें तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है। हैंस देयर इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू परफॉर्म इफ़िशिएंटली, तो यहाँ पे मोटिवेशन की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डीले इन डिसीजन। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक माहौल होता वहाँ का, जिसकी वजह से पहले कोई भी काम करने से पहले एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अगर कोई काम के लिए डिसीजन जब हो रहा है तो वहाँ पे मीटिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होती है, तब डिसीजन होता है। तो यानी कि डिसीजन लेने का जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो है। मीटिंग होगी तो वहाँ पे राजी होंगे, प्रस्ताव रखा जाएगा, वो तब कहीं जाके डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो डिसीजंस हैं उसमें देरी हो जाती है। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन, या तो बोर्ड मीटिंग में हो गया या बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद होगा। एंड वंस डिसीजन आर टेकन देयर हैव टू बी communicated to everyone, which is again a lengthy process as a large number of people are working in company at different levels, so taking and implementation decision is a lengthy process in a company। हम मानते डिसीजन ले भी लिए हैं तो फिर उसको इम्प्लांट करने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों टाइम लग जाता है? क्योंकि बड़ा ही कंपनी है, उसको हर एक तक पहुंचाने में टाइम लग जाता है, इसलिए ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत कंट्रोल होता है। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंप्लाई with various legal formalities at different stages, and there is penalty if the company fails to meet any of the formality। अगर कंपनी किसी भी फॉर्मेलिटी को पूरा करने से फेल हो जाती है तो उस पर पेनल्टी भी लग जाता है। ए कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट्स विद द रजिस्ट्रार। This legal interference in day-to-day operations result in lack of secrecy and a lot of time and money in spent। अब इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है तो इससे क्या होता है कि पहले तो जो सेक्रेसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, अब हर दिन का इतना डे टू डे ऑपरेशन है तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। हम तो किसी प्रोफेशनल को ही हायर करेंगे ना इस काम के लिए, तो उसको भी पैसे देने पड़ेगा, टाइम का भी किलिंग है इसलिए। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट्स। देखिए इंटरेस्ट इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व सच एज शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स etc। इतने सारे लोग हैं वहाँ पे। तो ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट्स। For example, debentures holders wants their rate of interest to increase, whereas shareholders want to reduce it so that leftover income is more। There is possibility of conflicts between various groups।
सिंपल सा बात है, अगर कोई भी डिबेंचर होल्डर है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, वो तो चाहेगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा मिले। लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो क्या चाहेंगे कि हम जो भी लोन वगैरह लिए, डिबेंचर इशू किए, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको कम करें। कम करेंगे तभी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, इतने सारे वेरियस ग्रुप्स है तो इन सब में कन्फ्लिक्ट होने की ज़्यादातर चांसेस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट ओलिगार्किक मैनेजमेंट। देखिए क्या बोलता है, ऑल्दो वी से दैट देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। क्या बोला कि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा इसके मेरिट्स में कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, लेकिन वो सिर्फ पेपर के लिए होता है, रियलिटी में बहुत कम होता है। इन रियल प्रैक्टिस कंपनी इज़ इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ अ फ्यू पीपल। क्या होता है, कंपनी क्या है, कुछ लोगों के हाथ में ही होती है पूरी इतनी बड़ी कंपनी। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके हाथ में। द डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी। जो डायरेक्टर है हमारा, उसको कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली कंट्रोल होता है पूरी कंपनी पे। दीज पीपल टेक ऑल द डिसीजन कीपिंग इन माइंड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट। सिंपल सा बात है, अब जब कुछ लोगों के हाथ में है तो वो लोग अपना तो बेनिफिट पहले देखेंगे कि ऐसा क्या डिसीजन ले जिससे उन्हें बेनिफिट हो। तो इससे क्या होता है कि वो लोग जनरल पब्लिक जो शेयर होल्डर्स हैं उन सब के इंटरेस्ट को और उन सब के बेनिफिट्स को साइड कर देते हैं। कई बार वो लोग कंपनी के भी बेनिफिट को साइड में करके अपने बेनिफिट्स को पहले रख देते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, अनहेल्दी स्पेकुलेशंस। कभी कभी कंपनी में अनहेल्दी स्पेकुलेशन होता है। कैसे होता है, क्यों कि जो हमारे शेयर है ना उसके दाम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, स्पेकुलेशन मीन्स अनहेल्दी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। अनहेल्दी मतलब कि जिसका ज़रूरत नहीं था। इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन द डायरेक्टर्स मेक प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ शेयर्स। वो कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं डायरेक्टर्स, उन लोग अपने शेयर के ही दाम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लेते हैं अपने बेनिफिट्स के हिसाब से। जैसे उनको ख़रीदना है तो वो लोग शेयर्स के दाम को घटा देते हैं, किसी दूसरे को ख़रीदवाना है तो शेयर्स के दाम को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, वो लोग अपना सीधा प्रॉफिट अर्न करते हैं। द डायरेक्टर्स नो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। वो लोग तो पहले से जानते हैं। दे मेक यूज़ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू नो व्हेन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विल राइज एंड फॉल। जब वो लोग के पास सारा इन्फॉर्मेशन है, सिंपल सा बात है, वो लोग डायरेक्टर्स है, वो लोग डिसीजन लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो है। तो जैसे ही शेयर्स के प्राइस कम होते हैं वो लोग शेयर्स को ख़रीद लेते हैं, और फिर जैसे ही शेयर्स के दाम बढ़ते हैं उन लोगों को तो पता है कि कब बढ़ेगा, तो उस टाइम पे बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली दे बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ एंड मेक प्रॉफिट। सिंपल सा बात है, यहाँ पे तो हो गया अनहेल्दी स्पेकुलेशन, क्योंकि वो लोग जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है उसका मिस यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, सोशल एविल्स। A company has large financial resource at its disposal, so there are chance of concentration of wealth in the hands of few or monopolistic activities. The concentration of economic power will result in एक्सप्लोटेशन ऑफ द कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज़। क्या है कि इनके हाथ में तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है ना, तो इसलिए ये लोग कई बार ना ऐसे काम करते हैं जो कि सिर्फ इनके फेवर में होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर और एम्प्लॉयज़ का जो है ना उनके मतलब उनके हक में बात नहीं होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट डिसीजन। जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि कंपनी क्या होता है कि एक कंपनी के पास एक ह्यूज रिसोर्स होता है, तो कई बार क्या होता है कि ये लोग गवर्नमेंट के ही डिसीज़न को मैनिपुलेट कर देते हैं। कैसे भाई, अपने पैसे को डोनेशन के तौर पे देके। कब देंगे भाई, इलेक्शन के टाइम पे। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो जाती है और इनके डिसीजन में मतलब इनको जो काम करवाना है वो गवर्नमेंट से करवा लेते हैं। द बिग बिजनेस हाउसेज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखते हैं। दे ऑफ्टन ब्राइब द ऑफिशियल्स टू टेक डिसीजन इन कंपनीज फेवर इग्नोरिंग द जनरल पब्लिक। कई बार ये ऑफिशियल्स जो होते हैं उन्हीं को घूस खिला देते हैं और अपने फेवर में
सारा डिसीजन ले लेते हैं। दे इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट बाय ऑफरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डोनेशन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। वो लोग इलेक्शन के टाइम पे डोनेशन के नाम पे बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कंपनीज़ की हर जगह कि वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाती है और इनकी जो गलत काम भी है, मतलब जो सिर्फ अपने फेवर के लिए कर रहे हैं, उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं और डिसीजन को सही करार दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका कंक्लूज़न पढ़ते हैं। इसका कंक्लूज़न क्या बोलता है कि अगर हम लोग इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंक्लूड करेंगे तो कंपनी सूटेबल है किसके लिए, बड़े और बेसिक इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे बड़े लार्ज स्केल में ऑपरेशंस होता है। ठीक है, लेकिन साथ में किसकी, यहाँ पे फंड्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क हेवी होता है। बस यही कहना है। On comparing the merits and demerits of company form of business, we can conclude that company is a suitable form of heavy and basic industries, large scale operations business which require huge funds, जिसमें huge funds होते हैं उसके लिए बहुत suitable है, लेकिन ये heavy risk को भी involve करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज या टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।